गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार, टुडे वी आर हियर टू लर्न इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। ठीक है, वैसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पे रेसिस्टेंस किसी वायर का डिपेंड करेगा। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पे वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला क्या होता है? लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, बड़ा लेंथ लेंगे, वायर बहुत बड़ा लेंगे तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर की मोटाई की बात करें, वायर कितना मोटा है। ठीक है, वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस जो होता है मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस जो होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम होगा। तीसरा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, वायर का टेम्परेचर क्या होगा। और चौथा होता है मटेरियल बाय विच वायर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जिससे कि वायर क्या होता है? बना हुआ होता है। इन 4 फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। बट आप क्लास 10th में हो और क्लास 10th में आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर डिस्कस करने हैं। पहला जो फैक्टर है वो है एयर लेंथ और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर दैट यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 कौन कौन से फैक्टर है। चलो इसका कुछ एग्जांपल्स देकर आपको हम समझाते हैं। जैसे क्या है कि आपने देखा होगा घर में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर में वायर कैसा यूज़ करते हैं? तो इन्वर्टर में हम लोग मोटा वायर यूज़ करते हैं। इन्वर्टर का वायर क्या होता है? मोटा होता है। रीज़न क्या है भाई? क्योंकि जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, अगर उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? अच्छे से जो प्रॉपर करंट देना चाहिए वो प्रॉपर करंट वो दे नहीं पाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है कि वायर जो होता है छोटा होता है, मोटा और प्लस में छोटा। छोटा होने के पीछे रीज़न क्या है? ताकि उसका रेसिस्टेंस को क्या किया जा सके? कम किया जाए। दोनों फैक्टर्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो होता है कि वो कॉपर वायर यूज़ किया जाता है, क्वालिटी वाला वायर यूज़ किया जाता है, अच्छा वायर यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ आप जान लीजिए कि रेसिस्टेंस जो होता है सबसे कम किस में होता है? तो सिल्वर में होता है। क्योंकि पूछे सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप बताएंगे सिल्वर। ठीक है, और उसके बाद किसका नंबर आता है? तो उसके बाद नंबर आता है कॉपर का। ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर में कौन होता है? सिल्वर होता है। उसके नीचे जस्ट कौन होता है? कॉपर होता है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? तो हम लोग चीप एंड बेस्ट की बात करें तो चीप एंड बेस्ट में आपका कौन आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। चीप और बेस्ट में कौन आएगा? कॉपर आएगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कौन सा वायर यूज़ करते हैं? कॉपर वायर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच, लिख ले, देयर आर 4 फैक्टर्स on which resistance of the wire depend, है ना? वायर डिपेंड्स। ठीक है, 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस होता है वायर का डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? तो पहला, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, पहला लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बचपन में हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, आपने कभी किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। कैसे क्या हुआ था? वो इंसिडेंट क्या था जिसके कारण से मुझे पता चला कि लेंथ ऑफ द वायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो गाँव में आपने सुना होगा या फिर पापा या मम्मी, दादा दादी किसी सुने होंगे कि गाँव में कहीं पर टीवी चलाया जाता था। ठीक है, ला करके दूसरे जगह से और टीवी चलाया जाता था, लोग देखने के लिए भीड़ लगाते थे। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, पैसा जमा किया। 10-12 लोग मिलकर के हम लोगों ने क्या किया? पैसा जमा किया। ठीक है, बैटरी लाया भाड़ा पे, टीवी लाया भाड़ा पे और प्लस में टीवी भी लाया भाड़ा पे, सब कुछ लेके आ गए। अब क्या हुआ? कनेक्शन की बात आई तो कनेक्शन के लिए हम लोगों ने बहुत लंबा सा वायर यूज़ किया। पतला था और लंबा सा वायर था। ठीक है, तो जब लंबा सा वायर था तो हम लोगों ने लगाया, उसको जोड़ा। तो देखिए क्या कि जो फिगर होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी में आपने देखा होगा कि फिगर जैसे जैसे बैटरी डाउन होने लगता है, फिगर धीरे धीरे वोल्टेज कम लगता है, फिगर धीरे धीरे क्या होने लगता है? उसका छोटा होने लगता है। तो फिगर बहुत छोटा दिखा रहा था। तो हम लोग क्या सोचे? हम लोग सोचे ये कि शायद लगता है बैटरी हम लोग को डिस्चार्ज दे दिया। बैटरी हम लोग कैसे दे दिया? खराब दे दिया, ज़्यादा अच्छे से चार्ज नहीं है, रात भर ये नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसी में एक भैया है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि देखो इसमें जो तुमने तार लगाया, जो वायर लगाया, ठीक है, वो बहुत लंबा और पतला भी है। वायर को क्या करो? छोटा कर दो, छोटा करो और उसके बाद इसको जोड़ो। तो हमने वायर को क्या किया? छोटा किया। छोटा करके उसको जब जोड़े तो फिगर क्या हो गया? पूरा आ गया। तो उससे हमको पता चला कि जो वायर का लंबाई है, लेंथ है, उसमें रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए वायर को हमेशा क्या करते हैं? छोटा रखते हैं। ठीक है, मैंने अभी बैटरी का भी आपको एग्जाम्पल दिया कि बैटरी में जो इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है कि वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं मोटा और छोटा यूज़ करते हैं, प्लस में बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते हैं, मतलब कॉपर का यूज़ करते हैं। सिल्वर तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है ना, इसी कारण से लेंथ ऑफ द वायर जो होता है रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्या होता है बाबू? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस
सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर की मोटाई, जितना ज़्यादा वायर मोटा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है, तीसरा होता है आपका टेम्परेचर, और चौथा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। 4 फैक्टर हो गए, पहला हो गया लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हो गया टेम्परेचर, और चौथा हो गया नेचर ऑफ द वायर, ठीक है। आप चाहें तो एरिया का एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कहीं से जाना है, ठीक है, रोड का हम एग्जांपल लेते हैं हमेशा, चलो रोड का एक एग्जांपल लेते हैं। तो रोड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक नैरो रोड है, पतला सा रोड है, और एक चौड़ा सा रोड है, ठीक है। तो चलना किस में ज़्यादा आसान होगा, पतला रोड में या चौड़ा रोड में? तो जाहिर सी बात है, आप बताएंगे जो चौड़ा रोड हो तो उसमें चलना ज़्यादा आसान होता है। वाइडर रोड जो होगा, चौड़ा रोड होगा, उसमें चलना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे जब स्ट्रगल्स होंगे, बाधाएं होंगी। जैसे पतला रोड है एकदम नैरो, एक गाड़ी जा सकता है, एक गाड़ी इधर से जा रहा था, एक गाड़ी उधर से आ गया, जाम लग गया, ठीक है। अब गाड़ी को साइड करके उसके बाद उसको जगह देना पड़ेगा, साइड देंगे। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का बहुत पतला है तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यानी कि जो चौड़ाई है वायर का या रोड का जो चौड़ाई है अगर बढ़ गया तो उसमें गाड़ी क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा। हाईवे की बात करते हैं हम, और एक जीबी रोड की बात करते हैं। तो हाईवे की बात करेंगे अगर, तो हाईवे क्या होता है, चौड़ा होता है, 4 लेन का होता है। नेशनल हाईवे जीटी रोड के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें 4 लेन का होता है। अगर 4 लेन का है तो उसमें गाड़ियाँ बहुत आसानी से चलती है, उसमें जैम वगैरह का टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर वही आप कोई दूसरे रोड की बात करो, नैरो रोड की बात करो, तो उस कंडीशन में उसमें जाम का टेंशन ज़्यादा होता है। जाम का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि बीच में कोई गाड़ी आ गया मतलब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जो वायर होते हैं, वायर के अंदर कुछ अनवांटेड मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल उसके अंदर पाए जाएंगे जिसके कारण से रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस जब होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली उनका फ्लो नहीं होगा। प्रॉपर्ली नहीं फ्लो होगा तो क्या होगा भाई, तो वो जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, रेसिस्टेंस के साथ वो कोलाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जो वायर आप लगाते हो और उसमें अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब उसके अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, वो अच्छे क्वालिटी का वायर नहीं है। आपने कभी मोटर देखा होगा जो समरसेबुल लगा होता है घर में, तो उसका वायर अगर गर्म हो रहा है तो हम समझते क्या है कि उसका वायर अच्छे क्वालिटी का नहीं है। वायर हम लोगों को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको इरेज करें, आपने लिख लिया इसको, तो हम 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इरेज कर दे इसको, नीचे वाले पार्ट को, ओके। तो 2 पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिख लें पहला, ओके, लेंथ ऑफ द वायर। तो क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट लिखेंगे फिर से वापस, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली proportional to the length of the wire, proportional to the length of the wire, है ना। यानी कि वायर का जितना बढ़ेगा लेंथ, वायर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस भी होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि आप आर जो लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, एल लिखो, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर बढ़ेगा तो एल भी आपका बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, यानी कि एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ने वाला है। लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ा दो वायर का लेंथ जितना ज़्यादा हो जाएगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सेकेंड हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section of the wire, बात समझ में आया। यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी कि R जितना ज़्यादा आपको कम करना है, वायर का मोटाई उतना ही ज़्यादा लेना होगा। वायर ज़्यादा मोटा लेंगे, जैसे एग्जांपल हम देते हैं आपको, एक घर में अगर AC लगाना है तो दुकानदार जो होता है पहले पूछता आपसे कि वायरिंग अच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अलग से वायरिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि AC को करंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। करंट ज़्यादा चाहिए तो रेसिस्टेंस को कम होना होगा। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस बढ़ जाए तो उस कंडीशन में करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा और
वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के उसमें ओवरलोडिंग का केसेस बन सकते हैं, ठीक है, घर में आग लग सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए जब एसी लगवाने जाते हैं तो उसमें पूछता है मिस्त्री जो होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो पूछते हैं कि आपके घर में जो वायर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो ड्यूरेबल है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, ठीक है, मोटा है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो पूछने लगता है, ठीक है। रीजन क्या है उसके पीछे रीजन क्या है, रेसिस्टेंस का रीजन होता है, ठीक है। चलो अभी दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। जब 1 and 2 से हम चलेंगे तो R दोनों को मिलाओ तो हो जाएगा L/A, R प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया, ठीक है। इस तरह से मिलकर दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चलेंगे तो रेसिस्टेंस L/A हो गया, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, फटाफट इरेज करेंगे। बात समझ में आ गया सब कि कैसे हुआ ये, दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन किए तो L/A हो गया। इरेज करें, ओके, इरेज कर दो ऊपर से। चलिए ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा भी क्या, R प्रोपोर्शनल टू L/A, हम लोगों ने ये पढ़ा। अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो रो L/A, रो यहाँ पे क्या है, तो इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इसे क्या कहेंगे हम, रेसिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, नेचर होता है, भी रेसिस्टेंस जिस तरह से नेचर होता है उस तरह से रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, नेचर होता है, जो कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है किसी भी वायर को फ्लो, किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम SI यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। यूनिट रेसिस्टिविटी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L इज इक्वल टू रो, ठीक है, RA/L इज इक्वल टू रो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू क्या होता है, ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और इधर हो गया क्या आपका मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, ओम मीटर। रो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया, रो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। तो रेसिस्टिविटी का क्या डेफिनेशन हो सकता है, रेसिस्टिविटी का क्या डेफिनेशन हो सकता है, तो लिख सकते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर in unit length is known as resistivity, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन, यानी कि यूनिट वायर में जो रेसिस्टेंस होता है, सॉरी यूनिट लेंथ में जो रेसिस्टेंस होता है, किसी वायर के यूनिट लेंथ में जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। रेसिस्टिविटी हो गया ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ध्यान देना है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। रेसिस्टिविटी का क्या डेफिनेशन हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इन यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर के लेंथ में जो उसका रेसिस्टेंस होगा, जो उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, रेसिस्टिविटी होता है किसी भी वायर का, जैसे कॉपर का तो उसका कुछ होगा फिक्स, एल्युमिनियम है तो उसका फिक्स होगा, गोल्ड है तो उसका फिक्स होगा, सिल्वर है तो उसका फिक्स होगा। हर एक वायर का रेसिस्टिविटी अपना क्या होता है, फिक्स होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, हर एक वायर का फिक्स होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी जब भी हम किसी वायर का लेंगे तो उसका वायर का क्या लेंगे, रेसिस्टिविटी, फिक्स रेसिस्टिविटी लेंगे, तो ये आप कहोगे रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। इसको लिख ली सब, अगर लिख लिए ओके। थोड़ा सा इसमें और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम मीटर रेसिस्टिविटी, ठीक है। अगर कोई पूछ दे तुमसे कि यूनिट रेसिस्टिविटी कैसे होगा, अगर रेसिस्टिविटी किसी वायर का अगर 1 ओम मीटर लेना है तो कैसे हो सकता है। मान लो यहाँ पे कि रो इज इक्वल टू क्या आया, इधर लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हुआ, RA/L। तो रो इज इक्वल टू अगर R 1 ओम है, रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम है, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है इसका 1 मीटर। कट करेंगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू 1 ओम मीटर, ठीक है। रो इज इक्वल टू 1 ओम मीटर हो गया। तो अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट रेसिस्टिविटी, तो क्या लिखेंगे,
यूनिट रेसिस्टिविटी आप लिखेंगे क्या, तो यूनिट रेसिस्टिविटी का क्या डेफिनेशन हो सकता है, तो लिखेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज सेड टू बी यूनिट रेसिस्टिविटी, या रेसिस्टिविटी ऑफ वायर विल बी यूनिट रेसिस्टिविटी, ऐसे लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर will be unit if the resistance of wire is 1 ohm and the length and area of cross section and the length and area of cross section of the wire is 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट ले सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर मत लिखो यहाँ पे लिखो यूनिट इज यूनिट, मतलब कि 1। एरिया जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर होगा। एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर होगा। तो इस कंडीशन में जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। रेसिस्टिविटी क्या कहलाएगा यूनिट कहलाएगा अगर उस वायर का रेसिस्टेंस उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है और लेंथ कितना 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में जो उस वायर का रेसिस्टिविटी होगा वो कितना होगा 1 ओम मीटर होगा। कितना हो जाएगा 1 ओम मीटर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। इस पर कुछ हम एक नॉमरिकल्स करते हैं, एक ही नॉमरिकल करेंगे। ठीक है, फिर इसके नॉमरिकल्स का स्पेशल जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे नॉमरिकल्स डिस्कस करेंगे। रेज कर दे इसको, ओके रेज करें। चलिए नॉमरिकल लिखते हैं हम लोग। ओके, योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड। फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर हुज लेंथ इज 7 मीटर, जिसका लेंथ कितना है 7 मीटर है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द वायर इज 2 × 10⁻⁻6 मीटर। रेडियस कितना दिया 2 × 10⁻6 मीटर दिया, -6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 12 ओम। तो शुरू करें सॉल्यूशन हम लोग। चलिए लिखते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो पहले गिवन क्या क्या है देख लो। पहले गिवन में है L = 7 मीटर, R = 12 ओम एंड रेडियस जो इसका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है। ये रेडियस दिया हुआ है बट वी हैव नीड ऑफ एरिया, लेकिन हमको क्या चाहिए एरिया चाहिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया = πr² होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻6। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो जरा, 22/7 और 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻12 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रेसिस्टिविटी = क्या फार्मूला होता है, रेसिस्टिविटी का कुछ फार्मूला होता है, रो = RA/L। रो = क्या होता है RA/L होता है। तो रो R का वैल्यू कितना दिया देखो जरा 12, A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22/7 × 4 × 10⁻12। ठीक है, और नीचे जो तुम्हारा है लेंथ कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 7 मीटर। आप क्या करेंगे ओम मीटर, सीधा यूनिट इसका लिख देते हैं ओम मीटर। पहले से ऑलरेडी हम यूनिट जानते हैं कि क्या होता है इसका। ये 7 से 7 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो R = कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर ले 22 × 48। सिक्स 996 10, इसका आ जाएगा 1056 × 10⁻⁻12 ओम मीटर। इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई सही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो रो = क्या हो जाएगा 56 × 10⁻9 ओम मीटर। ये इतना इसका आ गया रेसिस्टिविटी। ठीक है, 1.056 × 10⁻9 ओम मीटर जो आ गया वायर का क्या आ गया रेसिस्टिविटी आ गया। बहुत कम रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ऐसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। कहीं पे रेसिस्टिविटी दे देगा उसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना हो सकता है या लेंथ फाइंड करना हो सकता है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको फाइंड करना हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, इरेज करें, इरेज कर दें।
ओके, रेज करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का किस तरह से कम्बिनेशन होता है, तो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। रेज करिए, इसको लिख लिए सब, वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, लिखते हैं नया क्वेश्चन। ओके, ठीक है, लिखें कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में कैसे वायर को हम कंबाइन करते हैं, देख ले। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है भाई, तो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरह का। इट इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। रेसिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, तो रेसिस्टेंस का कंबाइन करने का दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का दो तरीका होता है। रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में समझे। पैरेलल कोई भी कॉम्बिनेशन के बारे में पहले हम लोग समझ सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे के साथ ऐसे ही, एक इधर उसके नीचे नीचे इस तरह से कंबाइन होगा तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। यानी कि पैरेलल का मतलब समझते हैं आप, ऐसे 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 इस तरह से कंबाइन होगा, चार रेसिस्टेंस जैसे भी हो, 3 4 2 भी हो। और सीरीज में क्या होता है, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से कंबाइन होगा अगर लगातार, तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको इंड टू इंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन भी इसको कहते हैं। एंड वन टर्म इज कनेक्टेड टू ऑल। ठीक है, एक टर्म जो है सबका एक जगह पे कनेक्ट होगा, दूसरा टर्म जो होगा सबका एक जगह पे कनेक्ट होगा, तो पैरेलल हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्ट होता है। तो हम लोग देख लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करते हैं पहले। ठीक है, इसको रेज कर दें। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, तो लिखें, तो लिखते हैं इट इज अ टाइप ऑफ combination of resistors, a resistance, combination of resistance in which one end of all the resistors combine at a place and other at one place। इसमें क्या होगा कि जो वायर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रेसिस्टेंस जो होगा वायर का, वो क्या होगा, सब एक जगह पे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे तरफ जो एक जितने भी वायर रहेंगे उसके सारे टर्म एक तरफ कनेक्ट होंगे, एक जगह पे सारे टर्म एक पर कनेक्ट होंगे, और दूसरा जो टर्म बचेगा वो सारे एक जगह पे कनेक्ट होंगे। उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखिए ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से देखो, ऐसे देखो। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ कि जितने भी वायर हैं, ठीक है, जितने भी तुम वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस सारे वायर का जो टर्मिनल होगा वो कहीं इस तरह से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। ठीक है, और इस कंडीशन में जो नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि तीनों वायर को मिलाकर के जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो क्या होता है, 1/R नेट रेसिस्टेंस, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका नेट रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है।
ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R मतलब R नेट, नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रूव दिस। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे कैसे, क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि पैरेलल है कि सीरीज है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या ध्यान देंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये करंट दिख रहा है आपको, करंट जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, 3-4 जितने भी कंबाइन है, जहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पे किसका हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। जहाँ पर भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखेगा तो आपको समझ लेना है कि उसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या ध्यान देना है हम लोगों को कि जहाँ पे करंट का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जहाँ पे करंट का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो मान लो कि I करंट चल रहा था, तो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 भाग में, ये मान लो I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये क्या हो गया I3 हो गया। फिर यहाँ से क्या आएगा, जिस वायर से I1 चलेगा तो आएगा भी I1, इस वायर से I2 चलेगा तो आएगा भी I2, इस वायर से I3 चलेगा तो आएगा भी I3। जैसे ये 3 रास्ते बन गए, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बाहर उतने निकलेंगे, जितना इसमें जाएगा बाहर उतने निकलेगा, जितना इसमें जाएगा बाहर उतना ही निकलेगा, कम निकलेगा क्या। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर 10 गाड़ियाँ चलना शुरू कर दी तो 10 गाड़ी बाहर जाके यहाँ पे मान लो एक रास्ता है 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लो 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, रास्ता है, पाथ है जिसमें कि गाड़ियाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो कुछ गाड़ी यहाँ जाएगा, जितना गाड़ी यहाँ से इंटर करेगा उतना गाड़ी यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ सबको एक ही पॉइंट पर जाना है, यहाँ से निकल करके चलिए यहाँ से एंट्री करना है और इस पॉइंट तक सबको पहुंचना है। तो क्या होगा, यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ निकलेंगी, यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जितना चलेगा वहीं बाहर आएगा, वही बाहर आएगा और उतना ही बाहर आएगा। तो करंट जितना चलेगा उतनी करंट बाहर आएगा और तीनों करंट यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक करंट जो था 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I1 I2 I3, यहाँ से निकला I1 I2 I3, तो यहाँ पे बाहर जब निकलेगा तो कितना करंट निकलेगा, I निकलेगा। अब देखो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फिक्स है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, फिक्स है। यानी कि कैसे भी तुम लेके जाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। चाहे तुम ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या बहुत घूम करके जाओ, कैसे भी जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी, डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में जो V होता है, ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तो क्या होगा, हमेशा कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए तो उसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए तो उसका क्या होता है, V जो होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्योंकि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल। जैसे यहाँ से चलेंगे ऐसे यहाँ पहुँचे, यहाँ से चले ऐसे यहाँ पहुँचे, यहाँ से चले ऐसे यहाँ पहुँचे, तो तीनों कंडीशन में इसका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, जिसके कारण से इसका V हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। V हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इधर लिख दें। तो I का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो सकता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I का वैल्यू ये हो सकता है क्योंकि I करंट है ना, तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, करंट I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो I कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ हम नहीं जानते हैं ना, V इज इक्वल टू IR। आपको अगर आपको V फाइंड करना है यहाँ पे, तो I फाइंड करना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। ऊपर इरेज कर दे क्या, ऊपर वाले पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे V इज इक्वल टू IR हो गया। अब देखो यहाँ से V पूरा फिक्स है, करंट यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, I1, रेसिस्टेंस इसका कितना है, इसका रेसिस्टेंस कितना है R1, करंट कितना है
I1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का वर्क डन, इस वायर का वर्क डन और इस वायर का वर्क डन, तीनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तब क्या होगा देखो जरा, I1 इज इक्वल टू आप फाइंड करना चाहोगे तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 V बाय R1, V बाय R1, I1 ही निकालेंगे ना, I1 अगर निकालेंगे तो V यहाँ से यहाँ R1 ये, तो V बाई R1, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। I2 अगर आप फाइंड करना चाहोगे तो V बाई R2, इक्वेशन नंबर 4। I3 फाइंड करना चाहोगे तो V बाई R3, ठीक है। इसका रिलेशन निकालोगे, V तो आपका फिक्स है, तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। इसके बेसिस पे I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, तो I1 निकालोगे तो V बाई R1, I2 निकालोगे तो V बाई R2, I3 निकालोगे तो V बाई R3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सारे वैल्यू रखेंगे हम, तो इक्वेशन 1 देखो I का वैल्यू क्या है, V बाई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा सबको V बाई आर, तो ये हो जाएगा V बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना जरा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर आप यहाँ पे V कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, V अगर कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से भी कैंसिल, क्या बचेगा देखो जरा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें से ध्यान क्या देना है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दो चीज़ें ध्यान देंगे और रिजल्ट आपका यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट पे भी आप ध्यान देंगे, इन 3 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इरेज कर दे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इरेज करें इसको, ओके, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसमें इन टू इन, मैंने बताया था आपको इन टू इन कनेक्ट होता है, तो इसमें लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ combination in which it's a type of combination in which the second terminal, second ऐसे लिखते हैं, second terminal of the first resistor combined with first terminal of second resistor, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड सो ऑन लिख देते हैं ना, और इसी तरह से क्या होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे भी कंबाइन होते जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट रेसिस्टर उसका सेकेंड टर्मिनल, फर्स्ट रेसिस्टर का कौन सा टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, जैसे ये हो गया फर्स्ट रेसिस्टर का सेकेंड टर्मिनल, ये सेकेंड है फर्स्ट टर्मिनल। अब इसका जो है वो क्या होगा, सेकेंड रेसिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो सेकेंड रेसिस्टर का सेकेंड टर्मिनल होगा वो थर्ड रेसिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है, दिख रहा है। अब मान लो इसको एक वायर से, बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मान लो R1 है रेसिस्टेंस, ये R2 है और ये R3 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्क करने में चेंज होगा, V1 ये V है, तो यहाँ से यहाँ वर्क डन अलग होगा, यहाँ से यहाँ वर्क डन क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ से वर्क डन क्या होगा, अलग होगा। तीनों कंडीशन में वर्क डन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से वर्क डन अलग, यहाँ वर्क डन अलग, यहाँ वर्क डन अलग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में V1 V2 V3
चेंज कर जाएगा। सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में V1 V2 V3 क्या होगा, चेंज कर जाता है। यहाँ पे वर्क अलग हो सकता है, रेसिस्टेंस अलग, वर्क अलग हो सकता है। यहाँ पे मान लो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो वर्क बढ़ जाएगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ जाने के लिए। फिर यहाँ पे अलग अलग जगहों पे इसका जो होता है, मान लो अलग अलग जगह, इसका B इसका C, अलग अलग जगह, सॉरी C यहाँ D, ठीक है, अलग अलग जगहों पे इसका रेसिस्टेंस वैरी करेगा, तो इसका भी क्या कर जाएगा, वैरी करेगा। लेकिन यहाँ पे पाथ देखिए, ध्यान से देखिएगा, पाथ जो है यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो जितना करंट इससे जाएगा उतनी करंट इससे जाएगा और उतना ही करंट इससे जाएगा और बाहर भी उतना ही निकलेगा। मतलब आई इसमें वैरी नहीं करेगा, यानी करंट का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 भाग में वर्क क्या हो गया, 3 4 5 10 जितना भी कंबाइन होगा उतने भाग में, उतने पार्ट में वर्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं वो R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, नेट रेसिस्टेंस ये हो जाता है। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, शुरू करो। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका हो गया वर्क, एक वर्क, टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे हम लोग, तो देखो V1 अगर निकालना हो तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V1 V2 V3, V पहले निकालो तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ये V जो है टोटल नेट V है, I जो है टोटल करंट है और R जो है वो टोटल नेट रेसिस्टेंस है। तीनों को मिलाने के बाद रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अगर V1 आप निकालना चाहेंगे ये वाला वर्क, तो I तो इससे जा ही रहा है, I करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, तो IR1 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 3, ये 2 था। V2 निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा IR2 इक्वेशन नंबर 4, और V3 अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो IR3 हो जाएगा। V3 फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फिर यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू आपको पुट करना V का, V1 का, V2 V3 का, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो V इज इक्वल टू क्या है, देखो जरा IR, ठीक है, V1 की जगह पे क्या है IR1, V2 की जगह पे क्या है IR2, V3 की जगह पे क्या है IR3, IR हो गया यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होगा कि I कॉमन हो जाएगा, समय बराबर है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर जाएगा। तो R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया तुम्हारा। जब सीरीज में कंबाइन होगा तो उस कंडीशन में नेट रेसिस्टेंस जो होगा वो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जब सीरीज में कंबाइन होगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या होगा रेसिस्टेंस, कैसा रेसिस्टेंस होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो रेसिस्टेंस उसका कैसा होगा। प्लस में हम लोग कुछ नॉमरिकल्स भी करेंगे रेसिस्टेंस पे बेस्ड, ठीक है, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बेस्ड हम लोग कुछ नॉमरिकल्स भी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, वो पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सिंबल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, ऐसे आपने पढ़ा होगा बहुत पहले ये सब चीज़ सिंबल्स के बारे में, लेकिन फिर से हम एक बार आपको हम समझाएंगे सर्किट डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि सर्किट डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं कहीं पे, सर्किट डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम से पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है। तो इंजीनियर जो होते हैं क्या करते हैं, पेपर पे एक डायग्राम बनाते हैं, पूरे घर का वायरिंग का डायग्राम बनाते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें देनी है। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम लोगों को देखना है, और प्लस में कुछ नॉमरिकल्स भी इस पे बेस्ड हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।